गुड इवनिंग। ऑडियो का बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? ओके, थैंक यू। नेहुदू जी, बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो का बता दीजिएगा और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सबके सब। गुड इवनिंग कांता भाई। गुड इवनिंग सोनम जी, वैंडी जी, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा बेसिक सा फंडा है लेक्चर का कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। मैं आप लोगों को यूजफुल इंसाइट देता रहूंगा, पर आप लोगों को अपने लेवल पे पार्टिसिपेट करना है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 8th लेक्चर। रीनू जी, बाकी सब क्लियर बता रहे हैं, यानी आपके एंड पे कुछ इशू होगा। सो दिस इज 8th लेक्चर जिसमें हमने पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। माय नेम इज पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरमेंट क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, एंड मल्टीपल एग्जाम्स का पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेट टू लेके एफकेट, सीडीएस, बैंकिंग। सो अगर इस डोमेन में भी आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा ये नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप करके मेरे से सजेशन या रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। सो क्वेश्चन हमने 121 तक डिस्कस कर लिया था। गुड इवनिंग अमीना जी। वी हैव डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 122 पे एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। ओके, सो बताइए 122 का आंसर क्या होगा? ली जी, एक्चुअली देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉइस आउटसाइड ना, सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स और बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स लगाई है, तो शायद उस वजह से आपको रोबोटिक लग रहा हो। बट अगर ऑडिबल है तो आज हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में सवाल है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर देंगे। इवनिंग अल्लाह जी। देखिए, आप लोगों को मैं कुछ बैटल्स का नाम बता दे रहा हूं, आप लोगों का ये होमवर्क भी है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला, फर्स्ट बैटल ऑफ तर्रेन। जब मैं आपको ये नाम बता रहा हूं तो आपको ये नाम याद रखने, मैं डेट्स ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सेकंड बैटल ऑफ तरेन, क्योंकि ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपने ये डेट्स याद रखनी है। ये बैटल किस किस के बीच में हुए और कब कब हुए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर,
बैटल ऑफ वेंडी वॉश। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनकी डेट रट लीजिए। तो ये कुछ ऐसे बैटल्स हैं जिनका मैंने आपको मेंशन किया है। ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, जैसे एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, इनकी डेट्स भी आइडिया होना चाहिए। एक और आता है एंशियंट हिस्ट्री में, बैटल ऑफ कलिंग। तो ये 12 के 12 आप नोट डाउन कर लीजिए, और इन सब का जब भी कोई एग्जाम देने जाएं ये डेट्स याद रख के जाइएगा। यहां से कोई ना कोई सवाल बनते रहते हैं, मल्टीपल टाइम्स बने, आगे भी बनेंगे। अब डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पे, बैटल ऑफ बक्सर। सो याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, एंड उसके 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, ये याद रखिएगा। इसमें पार्टीज कौन कौन सी थी? पार्टीज थी मीर कासिम, जो कि नवाब था बंगाल का, उसके साथ साथ सूजाउद्दौला, सूज रखे हैं जी, मोटापा रखा है तो सूजाउद्दौला याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ शाह आलम टू, और इनके खिलाफ लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो मैदान पे थे उसका नाम था सर हेक्टर। तो हेक्टर भाई साहब थे मैदान पे। इतना क्लियर है? हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे ब्रिटिश फोर्सेस को, और इधर से 3 नवाब थे। जी मिलो जी, इनका पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड होगा, बिल्कुल होगा। सो वर्सेस क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो बैटल है, ये बैटल फिनिश करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ये ट्रीटी साइन हुई थी इन 1765। ये इतने फैक्ट क्लियर है, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अगर हम बात करें, तो सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें चीटिंग की थी मीर जाफर ने। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया गया है, वो भी अपलोड हो जाएगा, जिसमें प्रॉपरली इन्हीं टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। और ऐसे डिटेल में बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं टॉपिक्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई गेस आप लोगों को सबको क्लियर होगा बैटल ऑफ बक्सर। देखिए पीवाईक्यूज कोई भी एग्जाम के हो, सब इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर बताइए। तब तक आप लोगों ने सुना होगा कि असम में पुलिस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि जिन जिन के भी पेट निकले हुए, जिन जिन के भी पेट निकले हुए हैं, उन सबको बोला गया या तो अपने पेट कम कर लीजिए या डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाइए। जिनके 40, 42, 46, 50, जिनके कई तो ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके पेट नहीं, पेट का पूरा कमरा है। तो अब एक अच्छा स्टेप लिया गया है कि आप लोग वेट कम करिए, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में। आप सब लोगों ने सुना होगा ये न्यूज़।
जितनी ज्यादा ऊंची पोस्ट होती थी उतने ज्यादा ज्यादा पेट निकले हुए होते थे। सो अब टैगोर जी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में बात करते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जहां आप लोग कंफ्यूज होंगे। शांति निकेतन का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा गया। तो शांति निकेतन को डेवलप किया था टैगोर फैमिली ने, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है जी, इसको डेवलप किया था टैगोर फैमिली ने, लेकिन इसको सेटअप किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको सेटअप किया था। हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है, वो करेक्ट है, वो शांति निकेतन से एसोसिएटेड थे, पर सवाल कह रहा है कि स्टैब्लिश किसने किया था। तो ये स्टैब्लिश किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अब ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं, अलॉन्ग विथ सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनके अलावा बहुत सारे बच्चे थे इनके। कितने? देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रन। उन 14 चिल्ड्रंस में से एक रविंद्रनाथ टैगोर भी था। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत के लिए नोबेल प्राइज जीत भारत के लिए नोबेल प्राइज जीता इन लिटरेचर। तो आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड बाय, ये सारे के सारे एसोसिएटेड रहे, पर इस्टेब्लिश तो एक ही जना करता है ना। तो आंसर इज देवेंद्रनाथ टैगोर, 1863 में किया था। क्लियर है जी? क्लियर है तो ठोक दीजिए लाइक, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये देवेंद्रनाथ टैगोर, ये वही टैगोर हैं जो कि एसोसिएटेड थे राजा राममोहन रॉय के ब्रह्मो समाज के साथ भी। ठीक है जी, तो ये सब इंटर रिलेटेड चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजा राममोहन रॉय के बाद ब्रह्मो समाज के हेड बने थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से मल्टीपल फेसेस होते हैं हर एक इंफॉर्मेशन के। क्वेश्चन नंबर 124, इंडिया में जो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी ऐसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ये इंडिया ने कहां से अडॉप्ट किया है? इंडिया ने क्वासी फेडरल फॉर्म कहां से उठाया है? तो बेसिकली कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वासी फेडरल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सी कंट्री से उठाया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन से, आयरिश से, कैनेडियन से? अच्छा, अब आप एक चीज सोचिए, क्या ब्रिटिश की सरकार में इस तरीके का फेडरल सिस्टम है? पहली चीज तो आप ये बताइए, आप लोगों ने देखा है क्या? हमने ब्रिटिशर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स अलग अलग कंट्रीज से लिए हुए। जो हमने क्वासी फेडरल लिया है, क्वासी फेडरल का मतलब कि देखिए, जो अमेरिका का फेडरलिज्म है, अमेरिका के फेडरलिज्म में स्टेट्स के पास बहुत पावर है। अमेरिका के फेडरलिज्म में स्टेट के पास बहुत ज्यादा पावर है। वहां पे हर एक इंडिविजुअल के पास दो सिटीजनशिप होती है, एक अमेरिका की सिटीजनशिप और एक रिस्पेक्टिव स्टेट की सिटीजनशिप। तो इंडिया वाला जो फेडरल सिस्टम है वो अमेरिका से लिया हुआ नहीं है, रादर देन कनाडा से लिया हुआ है।
कनाडा में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब सेंटर और स्टेट पावर शेयर करें, पर क्वासी फेडरल का मतलब ये है कि इसमें अगर पावर शेयर हो रही है तो मेजॉरिटी ऑफ पावर सेंटर अपने पास रख रहा है, स्टेट्स को बहुत कम पावर मिल रही है। सो आंसर इज डी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज डी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है जी? जो आप लोग बोल रहे हैं आयरिश 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 से हम लोगों ने जो लिया है, आयरलैंड वालों से, लिख लीजिएगा, आयरलैंड वालों से हमने लिया डीपीएसपी। अब आप लोग बताइए डीपीएसपी कौन सा पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? पॉलिटी भी रिवाइज करा देंगे जी आपकी यहीं पे। बताइए डीपीएसपी कौन सा पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? हमने आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी। हमने आयरलैंड से लिया है किस तरीके से राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, और हमने लिया है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? डीपीएसपी ली है, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे नॉमिनेट होंगे वो लिया है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना चाहिए वो सब हमने लिया है आयरलैंड से। जो 4A की आप बात कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, वो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला हिस्सा है, और डीपीएसपी है फोर्थ पार्ट, फंडामेंटल राइट है थर्ड पार्ट, यूनियन है फर्स्ट पार्ट, सिटीजनशिप है सेकंड पार्ट। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जी। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमने अमेरिका से क्या लिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतनी जगह का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया गया है, इतनी जगह से हमने आइडिया उठाए हैं, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हर एक कंट्री का जो जो अच्छा लगा हमने वो उठा लिया। जी हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, ये कह रहे हैं कि वो कौन सी रानी है जिन्होंने किट्टूर बचाने के लिए एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट चलाया था। बताइए एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट कन्नूर में किसने चलाया था? सॉरी, किट्टूर में किसने चलाया था? बताइए, अब नहीं पता तो माता रानी का नाम लेके तुक्का लगा दीजिए, बताइए। तो आप लोगों ने अलग अलग अपने ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, कईयों ने कहा है ए, कईयों ने कहा है सी, कईयों ने कहा है बी। डी बचा है, डी को फोमो ना हो तो डी भी तुक्का लग चुका है। ई ऑप्शन होता तो बच्चे ई भी लगा देते। अब बात करते हैं ये है क्या। आप लोगों ने नाम सुना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का? यस और नो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नाम सुना है? कौन से गवर्नर जनरल लेके आए थे इसको? कौन सा गवर्नर जनरल एसोसिएटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ? अब मैं आप लोगों को जो चीज समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये ऐसी चीज है अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आपको आगे काफी ज्यादा मदद मिलेगी।
तो ये लॉर्ड डलहौजी लेके आए। और लॉर्ड डलहौजी ये 1848 के आसपास आया था और 1856 में चला गया था। इस पूरी पॉलिसी के में क्या होता था कि मान लीजिए राजा किसको बनाया जाए, थोड़ी देर राजा बना देते हैं अमीना जी को। अमीना जी मान लीजिए राजा है, तो अमीना जी के बाद राजा की गद्दी मिलेगी अमीना जी के सन को। ठीक है, और राजा मैं यहां जनरल न्यूट्रल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि अगर ये रियल सन है तो मिलेगी, और अगर ये अडॉप्टेड सन है तो ये जितना भी एरिया अमीना जी के कंट्रोल में वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि सन हो ही ना, तो भी ये एरिया का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। तो अगर अमीना जी को अपना एरिया बचा के रखना है तो एक ही कंडीशन है, उनका रियल सन होना चाहिए या रियल हायर होना चाहिए। अरे दनियाल जी, मैंने बताया ना, मैं एक जनरल जनरल जो जेंडर न्यूट्रल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं राजा के रूप में। आप रानी बना दीजिए, हमने ही तो बनाना है, बताइए किसको क्या बनाना है। सो इस पूरी चीज में आप एक चीज समझिए, ये 1848 में आया। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग स्टेट, जिसमें सतारा से लेके झांसी से लेके बहुत सारे इसी तरीके से ऑक्यूपाई किया। तो बहुत सारे किए गए बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। पर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आने से बहुत पहले 1824 में इसी तरीके से किट्टूर में एरिया कंट्रोल किया गया था, और किट्टूर लाई करता है कर्नाटका में। ये तब है जब ऑफिशियली ये पॉलिसी आई भी नहीं थी। तो ये 1824 में किट्टूर कर्नाटका में किया गया था। जी बिल्कुल अल्लाह जी, परफेक्ट। जो आपने बोला है, रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं हो सकता। सो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अपना कंट्रोल एरिया का, अपने एरिया का कंट्रोल नहीं देना चाहते थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर इनके एरिया को कब्जा करना चाहते थे। और ये कुछ उन चुनिंदाओं लेडीज में से एक है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी। इनके हस्बैंड की डेथ हुई 1860 में, जिनके बाद इनके पास एक सन था और पूरा स्टेट वॉलेटाइल था। 1816 में इनके हस्बैंड की डेथ होती है और इनके पास एक सन था, और ये सन के रेजेंट के रूप में रूल कर रही थी। किस्मत में ट्विस्ट तब आता है जब 1824 में इनके सन की भी डेथ हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स कहते हैं तलांग जी, देखिए पर्सनल आप एक दूसरे से बात मत करिए, जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आप अब इस गद्दी पे नहीं रह सकते। रानी चिन्नम्मा शिवलिंगा गप्पा नाम से एक इंडिविजुअल को अडॉप्ट भी करती हैं, पर ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि नहीं, हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। और इसी के चक्कर में लड़ाई होती है, और इस चक्कर में लड़ाई होती है, और पहले तो एक बार रानी चिन्नम्मा जीत जाती है, पर बाद में रानी चिन्नम्मा हार जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज रानी चिन्नम्मा। कहानी क्लियर हुई। तो ये ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आने से पहले ही एक बार ऐसा सिस्टम अपना चुके थे ब्रिटिशर्स, कि आपका रियल सन नहीं है, आपके अडॉप्टेड सन को हम राजा नहीं मानेंगे। और इसके लिए रानी चन्नम्मा को लड़ना पड़ा था। ये ऐसा फैक्ट है जो आप में से 90% बच्चों को नहीं पता होगा। तो रानी चन्नम्मा लड़ी, पहली बैटल में वो जीती भी, लेकिन दूसरे बैटल में वो हार गई, और इनकी फाइनली 1829 में इनकी डेथ होगी। तो ये है रानी चन्नम्मा। नाम याद रखिएगा, हमारी फ्रीडम फाइटर, ब्रेव लेडी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बैटल का मूवमेंट नहीं है ये, देखिए उसमें लिखा ही हुआ है एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना। तो 1824 में एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस यानी ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। देखिए बैटल और ये सारी चीजों में फर्क होता है, हर जगह बैटल नहीं होता, कई जगह रिवॉल्ट होता है, कई जगह रेजिस्टेंस होता है, कई जगह बहुत सारे फर्क होते हैं अलग अलग चीजों। इसको आप बैटल ऑफ किट्टूर के रूप में याद रख सकते हैं। देखिए बैटल होता है जब दो पार्टीज लड़ रही हैं। ये है कि किट्टूर की रानी को हटाया जा रहा है और किट्टूर की रानी उस चीज को रेजिस्ट कर रही है, तो ये बैटल नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, क्लियर है, यस और नो। आप इसको बैटल ऑफ किट्टूर के नाम से भी याद रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 पे नजर डालिए। एक और न्यूज करंट अफेयर आप लोगों ने सुना होगा, हम सब ने देखा था जब एक फेमस सेलिब्रिटी के सन को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, और जो बंदरबाट चली थी, एनसीबी और मीडिया वालों ने किस तरीके से दिखाया था कि आप ड्रग लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुझे ड्रग दो, ऐसे वैसे। आप लोगों ने सुना था सब। तो जिस ऑफिसर ने वो इंक्वायरी की थी और उस फेमस सेलिब्रिटी के सन को अरेस्ट किया था, अब उसी ऑफिसर पे इंक्वायरी आ गई है कि उसने गलत तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की थी। आप सब लोगों ने करंट अफेयर सुना होगा, अगर खबरें सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो इससे क्या साबित होता है कि समय बहुत बुलंद है। इस क्वेश्चन का आंसर जैसा कि आप लोगों ने बताया, आंसर है ए राजेंद्र प्रसाद। ए राजेंद्र प्रसाद। देखिए पहला अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। एंड देन कुछ टाइम बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, और ये राजेंद्र प्रसाद इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे भी प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 127 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप सब लोग थोड़ा कमेंट में एनर्जी दिखाइए और थोड़ा लाइक में एनर्जी दिखाइए। देखिए आप लोगों को इतनी एडिशनल जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके लिए हम लोगों को रिसर्च करनी पड़ती है, और आप लोगों के लाइक ही हमारे वो रिसर्च का एप्रिसिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो ध्यान से समझिए। देखिए मिनिमम होता है 12, मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15% होने चाहिए। क्वेश्चन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा है, सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लीजिए कि स्टेट है, स्टेट का नाम है हरित प्रदेश, एक हाइपोथेटिकल
स्टेट मान लिया, उसमें टोटल 100 एमएलए इलेक्ट होते हैं, तो 15 मिनिस्टर से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। 15 मिनिस्टर से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। क्लियर है ये? और ये आता है आर्टिकल 164 का 1A से। आर्टिकल का 164 1A से आता है। और एक और चीज समझिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 70 है या और ऐसी, तो मिनिमम नंबर याद रखिएगा 12 होना चाहिए, मैक्सिमम 15%, लेकिन मिनिमम 12 होना चाहिए। इस तरीके से आप याद रखिएगा, अगर स्टेट में कितने कम सीट्स भी हैं, 40 सीट्स 50 सीट्स, तब भी मिनिस्टर 12 हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C15। क्वेश्चन नंबर 128, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर क्या होगा? एक 128 का आंसर क्या होगा? देखिए, तलाक की मिनिस्ट्री में रीशफलिंग होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह शफलिंग होती रहती है। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखिए, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं भूलने हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वाले। फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल कभी नहीं भूलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी स्टेटमेंट लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द केस कि आपके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये है आर्टिकल 15 जो कि आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, दैट इज आर्टिकल 15। अब आप लोगों से मैं एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता हूं कि अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, तो फिर मेट्रो में जो फर्स्ट बॉक्स है, जो मेट्रो चलती है, उसका जो फर्स्ट डब्बा है वो वुमन के लिए रिजर्व है, तो कहीं ना कहीं ये मैन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जी, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी, अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित, क्या बताने की कोशिश करती है वो मूवी? उसी डिस्क्रिमिनेशन के अराउंड बिल्ड होती है ना मूवी। अब आप एक चीज समझिए, डिस्क्रिमिनेशन एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो गवर्नमेंट यहां पे कर रही है, वहां पे डिस्क्रिमिनेट कर रही है, बट उसका एक पॉजिटिव एंगल ये है कि वो सेफ्टी यहां पे प्रायोरिटी, सेफ्टी प्रायोरिटी है। ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है, पर वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है।
वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है जिससे वो सेक्शन जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करता था सारी चीजों में, उनको आगे लेके आना है, उनको पार्टिसिपेट कराना है, ताकि वो लोग भी डेवलप कर सके, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सके, वो लोग भी ग्रोथ कर सके। तो इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मान लीजिए एक रेस है जिसमें सबको यहां से स्टार्ट होना था, पर ड्यू टू वेरियस रीजंस किसी को एडेड एडवांटेज है और वो ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ सकता है, बहुत कुछ और हो सकता है, किसी और वजह से वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए हम आपके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और आपको अगर ए को 100 किलोमीटर भागना है तो आपको 80 किलोमीटर ही भागना होगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जब आप कंडीशन देख रहे हैं और उनको फेवर दे रहे हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी बैकवर्ड हैं, जो पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट से। क्लियर है ये पॉइंट? यस और नो? यस और नो? क्लियर है या नहीं है? तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका इंटेंशन क्या है पीछे। सो आर्टिकल 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, ग्राफीन इनोवेशन के बारे में बात है। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ऑफ द कंट्री कहां पे? फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ऑफ द कंट्री कहां पे सेटअप हुआ है? बताइए। अगर नहीं पता तो माता का नाम लेके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर करके 10 20 30 40 करके कुछ भी मार्क कर दीजिए, मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहली बात, ये ग्राफीन है क्या? क्या है जी ये ग्राफीन? दूसरा, ये ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कौन सी है? तो दो इसमें सवाल बनते हैं। जी हाँ, जो माजूम जी ने पूछा ग्राफीन है क्या, राजी जी कह रहे हैं माता रानी के नाम से। चलो देखते हैं। ग्राफीन आप लोग पहले बताइए, ग्राफीन क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन एक एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है जी, एलोट्रॉप है कार्बन कार्बन का। और जो कि हेक्सागोन हनीकॉम के स्टाइल में बना रहता है। ठीक है जी, तो ये एक एलोट्रॉप है, जैसे डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का, वैसे ही ग्राफीन यानी ये कार्बन की फॉर्म है, आप समझिए कार्बन है ये। तो ये बहुत ही पतला कंपाउंड है। ठीक है, अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर इनोवेशन करने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए केरला में तिरुवनंतपुरम में सेंटर सेटअप हुआ है पहला। सो आंसर इज बी, केरला। ग्राफीन के यूजेस कहां कहां है? इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और बायोमेडिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, सेंसर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। बॉडी में अगर आपको दवाई ड्रग डिलीवरी करनी है तो उसमें ग्राफीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ड्रग डिलीवरी क्या होता है, देखिए मान लीजिए हम लोगों ने खाना मंगाया, फॉर एग्जांपल जोमेटो से खाना मंगाया, स्विगी से, XYZ और किसी कंपनी से मंगाया।
तो एक डिलीवरी बॉय होता है जो हमारा खाना लेके आता है। वैसे ड्रग डिलीवरी क्या होता है कि एक कंपाउंड के ऊपर ड्रग को रखा जाता है और वो कंपाउंड इस ड्रग को सेफली लेके जाता है उसके टारगेट साइट तक। तो ग्राफीन ये डिलीवरी एजेंट का काम काफी अच्छा करता है हमारी बॉडी में। सो आंसर इज बी, केरला। कांता भाई जी, देखिए क्वेश्चन या तो सही होते हैं या तो क्वेश्चन गलत होते हैं। सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो सीखिए और आगे बढ़िए। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 130, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कौन सी कंट्री के संविधान से उठाया गया? बताइए जी। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, जो कि 1789 से स्टार्ट हुआ था, 1799 में खत्म हुआ था। राजा था लुइस 16 और पूरा बैकग्राउंड है इसका क्यों हुआ था। इसमें थर्ड स्टेट ने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो 1789 से लेके 1799 तक, और वहीं से आइडिया निकल के आया, एक आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का। सो द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और जहां तक रही अपनी गलतियों से सीखने की बात, तो दो चीजें याद रखिएगा। अगर हम अपनी गलती से सीखेंगे तो कम सीखेंगे। हम लोगों को अपनी गलती के साथ साथ दूसरे की गलती से भी सीखना होता है। तो ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रांग रखिए कि अगर कोई दूसरा भी गलती कर रहा है, हम अपनी गलती करने का इंतजार नहीं कर सकते। हर बार गलती करके सीखना भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई और गलती कर रहा है तो उस गलती से सीखो और उसको भी इंप्लीमेंट करो। अपनी गलती से सीखना तो है ही। क्वेश्चन नंबर 131 पे पहुंचते हैं। थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? वो कहावत है ना कि अगर थाली आपकी खाली है तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाएंगे। थालीनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? इतनी महंगाई हो गई है कि थाली में भी छेद हो रखा है। खाना कुछ भी डालते हैं थाली से सब बह जाता है। बहुत महंगाई है जी। तो थालीनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 131। देखिए थालीनॉमिक्स का बड़ा सिंपल फंडा है। थालीनॉमिक्स आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा कि एक प्लेट ऑफ फूड का जितना कॉस्ट आता है उसको थालीनॉमिक्स कहते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि थालीनॉमिक्स यानी थाली की कीमत को लेस रखना। और ऑपोजिशन यही ब्लेम करती है सरकार पे कि हाँ जी आपने कॉस्ट ऑफ फूड महंगा कर दिया, खाने की प्लेट बहुत महंगी हो गई है। जैसे कि कभी तेल महंगा हो गया, वेजिटेबल महंगी हो गई, वीट महंगा हो गया। तो थालीनॉमिक्स इज द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ अ फूड। उसमें क्या इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है, उसको रेफरेंस मान के गवर्नमेंट ये देखते कि कितना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है या नहीं। सो द आंसर इज डी, कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ अ फूड। अब ये मत कहिएगा कि सर हल्दीराम में 300 की है और बाहर 200 की है। नो, ये गवर्नमेंट पैरामीटर है। गवर्नमेंट एक अपना एक रफ एस्टिमेट लेके चलती है। क्वेश्चन नंबर 132, ओलंपिक गेम्स 2028 कहां होंगे? ओलंपिक गेम्स 2028 कहां होंगे?
क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर बताइए। दो तीन चीजें याद रखिएगा। एक 2024 अभी नहीं आया है, तो 2024 भी आएगा और 2028 भी आएगा, तो दोनों के बारे में बता देता हूं। 2024 आपका पेरिस मेन सिटी होगी। 2024 पेरिस मेन सिटी होगी। पर क्वेश्चन में 2028 पूछा है, तो यूएसए का शहर है एलए, लॉस एंजलिस। वहां पे 2028 का समर ओलंपिक्स यानी ओलंपिक्स होंगे। एक और सवाल ये पूछा जाएगा कि पिछला ओलंपिक कहां हुआ था, लास्ट ओलंपिक कहां हुआ था, 2020 ओलंपिक कहां हुआ था। तो समर ओलंपिक आखिरी हुआ था टोक्यो में। उसको टोक्यो 2020 कहते हैं, लेकिन वो 2020 में ना होके 2021 में हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से, जापान टोक्यो में। तो 20, 24, 28 ये सारी डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। सोलह वाला भी अगर आप लोगों को चाहिए इंफॉर्मेशन तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 16 वाला रियो में हुआ था। दो 2012 वाला लंदन में हुआ था। 2008 वाला बीजिंग में हुआ था। 2004 वाला ग्रीस एथेंस में हुआ था। तो ये सारे इस तरीके से याद हो जाते हैं, सबको याद हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। इंडिया ने 1000वां वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किसके खिलाफ खेला। एक छोटी सी इंस्टाग्राम पे रील वापस काफी फेमस होती है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बस क्रिकेट में ही ध्यान है तुम्हारा, उधर देश लुट गया है, ये है वो है, बस क्रिकेट देखो क्रिकेट देखो। काफी फेमस होती है वो रील, छोटा सा क्लिप है। क्रिकेट के पीछे इतना पागल है लोग, इंडिया जैसी कंट्री में इतना व्यूवरशिप है क्रिकेट का, बहुत ज्यादा व्यूवरशिप है। इंडिया का मैच नहीं भी आ रहा होगा तो किसी और देश का मैच देख लेंगे। सो 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला और उसको हराया। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला और वेस्ट इंडीज को हराया। 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच। अब 1000 से एक और सवाल बन के आता है, पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कब हुआ। तो पहला इंडिया का जो ओडीआई मैच था वो 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ था। ये एक ना आप लोग, ये जो चुगली की आदत है, ये जो गप्पे मारने की आदत है, एक दूसरे पे मत बात करिए ना, फोकस करिए सवालों पे। फोकस करिए कि क्लास के बाद क्रिकेट खेलने जाएंगे। वैसे तो रात हो गई है, नाइट क्रिकेट खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 134, जल्दी से बताइए कौन से एथलीट ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का इनाम जीता। क्वेश्चन नंबर 134। 134 का आंसर क्या है,
जो 2021 के बैकग्राउंड में आप ये सोचिएगा कि 2021 में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था हॉकी में, और हॉकी में खास करके इंडिया के गोलकीपर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जो मेंस टीम की थी हॉकी की, उसमें मेंस टीम के हॉकी के गोलकीपर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो द आंसर इज पी आर श्रीजेश, बी इज द करेक्ट आंसर। So the answer of 134 question is P. R. Shrijesh. ठीक है जी, थोड़ा सा हॉकी को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 135 फिर से आ गया क्रिकेट। फिर से आ गया जी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 130। अब देखिए आप लोग एक चीज समझिए, जब मैं क्वेश्चन 2021 का लगाता हूं, आप लोगों को अगर सिलेक्शन चाहिए ना, अगर आप लोग सीरियस हैं, तो आप लोगों को जाते एक ही काम करना है क्लास के खत्म होते ही, कि 2022 किसको मिला, 2023 किसको मिला, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको आज ही क्लास के बाद रट लेना है। मैं आपको कितनी भी इंफॉर्मेशन दे दूं, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो स्टोर नहीं होगी माइंड में। पुराने क्वेश्चन कराने का मतलब यह कि आप पैटर्न को समझें। क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं है, अब ये शायद दोबारा पूछा भी नहीं जाए, क्योंकि ईयर 2021 का है, 2023 चल रहा है। आप लोग मेरी बात समझिए, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कितना भी पढ़ लें, दो चार क्वेश्चन गलत होंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 135 का अगर आंसर की बात करें, तो 135 का आंसर है डी, स्मृति मंदना। आंसर इज डी। तो ये 2021 का सवाल है, आपको 2022 2023 के लिए तैयार रहना है। आप लोग सुनिए, आप ये समझिए, एग्जामिनेशन अगर जंग है तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि पुराने टाइम में लड़ाई कैसे लड़ी जाती थी, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लड़ाई आपको लड़नी है। आपको आने वाले दुश्मन के लिए तैयार रहना है, प्रिडिक्ट करना है कि दुश्मन कैसा हमला करेगा। अगर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो पीवाईक्यूज का कोई फायदा ही नहीं है। सो आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में 2022 2023 दोनों, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये 2022 2023 के आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्लेयर ने 2022 की सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। सो क्वेश्चन नंबर 136 सैयद मोदी के जी के ऊपर सवाल है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में हुआ, लखनऊ में पिछले साल हुआ, 2022 की बात है, और इसमें टोटल प्राइस था 1.5 लाख US डॉलर, टोटल प्राइस पूल। वुमन में जो जीते हैं उनका नाम है, वुमन सिंगल में पीवी सिंधु, ठीक है जी। मैन में अवार्ड ही नहीं किया गया था, नॉट अवॉर्डेड ड्यू टू सम रीजंस। मैन डबल्स में और वुमन डबल्स में दोनों बाहर की टीमें जीती। मिक्स डबल्स में फिर इंडिया के ईशान भटनागर और तनिषा क्रेस्टो जीते।
द आंसर ऑफ दिस इज फीमेल की जीते पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 137 जल्दी से बता दीजिए, दो से ज्यादा मेटल्स के या मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो द आंसर इज अलॉय। एग्जाम्पल है आपका बेल का अलॉय, ब्रोंज का अलॉय, ऐसे ही बहुत सारे अलॉय हैं, स्टील का अलॉय, ये सब अलॉय हैं। तो अलॉय को फिजिकल प्रॉपर्टीज की मदद से बाहर अलग अलग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 138, विनकोव 90 क्या है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विनकोव 90 क्या है? तो विनकोव 19 याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये पहला ड्रग है, दवाई है, जो इंडिया की दवाई है, जो कि कोविड 19 को ट्रीट करती है। ये ड्रग है, दवाई है, वैक्सीन नहीं, दवाई है ये। ठीक है जी। तो विनकोव 19 ये क्या है? ये पहली इंडिजीनियस ड्रग है जो कि कोविड 19 को ट्रीट करती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विनकोव 19 नाम याद रखिएगा। तो आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ हमारी इंटेंशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारी इंटेंशन ये है कि आप लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएं, आप लोग खुद ही क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सके कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। जैसे ही न्यूज का कोई पेज पढ़े आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आना है, या इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। सो इसको यहीं रैप अप करते हैं। आप लोगों के कोई डाउट, कोई क्वेरी रहते हैं तो ये मेरा नंबर है जिसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और इस पे सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड सवाल ही पूछिएगा, ये मत पूछिएगा कि हाँ जी सर रात को पनीर लबाबदार खाएं या पनीर बटर मसाला खाएं, ऐसे सवाल नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस। या फिर किसी जॉब से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।